जी, इसमें सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं ना कि देखते हैं कि जो आपने छोटी क्लासेस में थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका समझा था कि हाउ टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एनी फंक्शन व्हिच इज हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर 14.7 में हमने ये देखा हाउ टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन व्हिच इज हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इस तरह के केस के लिए हमने ये देखा कि पहला ये स्टेप था कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एक्स के लिहाज से, उसको ज़ीरो पुट कर देते हैं और ज़ीरो पुट करने के बाद हमारे पास एक्स की कोई वैल्यूज़ अटेन होती हैं, सपोज़ करें ए या बी या सी। अब हमने ये चेक करना है कि दिस फंक्शन इज़ हैविंग मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए, यानी कि अगर सपोज़ करें इसका ग्राफ हमने ये बनाया तो सपोज़ कर लेते हैं ए और बी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं और इट मीन्स कि सपोज़ करें ये है ए और ये है बी। तो हमने ये चेक करना है कि ग्राफिकली एक्स इक्वल टू ए की करस्पॉन्डिंग इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आ रही है तो हम मैथमेटिकली इसको प्रूव कैसे करेंगे, या फिर एक्स की वैल्यू बी की करस्पॉन्डिंग इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आ रही है तो उसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। उसके लिए जो आपने पढ़ा था वो ये था कि इन एक्स और एक्स की वैल्यूज को फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसमें फिर एक्स की वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू अगर ए पुट करें और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, इट मींस first derivative, second derivative test for the functions with one independent variable. It means that x is a function, given function is maximum at this point a. और अगर सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू आप b पुट करते हैं और पॉजिटिव आ जाए आंसर, इसका मतलब ये है कि फंक्शन इज हैविंग मिनिमम वैल्यू एट b, मिनिमम एट b। और यहाँ पर फंक्शन इज मैक्सिमम एट b, एट a। तो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था टॉपिक कि इफ फंक्शन इज हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, so दिस इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। एक्सट्रीम वैल्यूज मींस कि सबसे पहले तो हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पर फंक्शन की वैल्यू अटेन हो रही है मैक्सिमम या मिनिमम। अब जैसे हमें यहाँ से कंफर्म हो गया कि फंक्शन इज अटेनिंग मैक्सिमम वैल्यू एट ए, देन इट मींस एक्सट्रीम वैल्यू इज फंक्शन वैल्यू एट ए। ये आपने फाइंड कर ली, ये है एक्सट्रीम वैल्यू। इसी तरह इस टेस्ट से हमें पता चल गया कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है बी के ऊपर, तो उस मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए फंक्शन में आप बी पुट कर देंगे एक्स की जगह। तो दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अच्छा, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हाउ टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फंक्शन विद मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जो ये कंसेप्ट था फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके जीरो पुट करना, वही कंसेप्ट हमने यहाँ पर स्टार्ट में अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो हम एक्स, यानी जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे उतने ही वेरिएबल के लिहाज से हमने फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उनको जीरो पुट करना है, जैसे यहाँ पर हमने किया था। और फिर प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो सेकंड वाले केस के मुताबिक, इस केस के लिए हमने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि फंक्शन का एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसी फंक्शन का वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है और इन दोनों की वैल्यूज को आपने जीरो पुट करना है। जब इन दोनों वैल्यूज को जीरो पुट करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन भी एक्स और वाई की फॉर्म में होगा, ये वाले एक्सप्रेशन से भी एक्स और वाई की फॉर्म में कोई इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपके पास एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यूज आ रही होंगी। सपोज करने की एक्स की वैल्यू ए आती है और y की वैल्यू आ जाती है b, साइमल्टेनियसली सोल्व करने के बाद। इट मींस कि जो पॉसिबल पॉइंट है जिस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम अटेन हो रही हो या मिनिमम अटेन हो रही होगी, वो ये वाला पॉइंट है। अब इसको हमने चेक करना हो कि फंक्शन इस मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए फंक्शंस जिनके वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हों तो उसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट हमने पढ़ा। तो ये था कि फंक्शन का एक्स के लिहाज से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना, फिर वाई के लिहाज से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना, फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से फाइंड करना। इनमें ये पॉइंट्स पुट कर देना, ठीक है, बारी बारी सब में पॉइंट्स पुट करके इनकी वैल्यूज फाइंड कर देते थे हम। और फिर एक एक्सप्रेशन जिसको मैंने नाम दिया था डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स के आप एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वाई, जो ये वैल्यूज फाइंड कर रहे थे ना, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। अगर ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाए पॉजिटिव तो तब हम देखते थे एफ ऑफ एक्स एक्स का साइन।
अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो फिर आपने एफ ऑफ एक्स एक्स का साइन चेक करना है। अगर एफ ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन इज हैविंग मिनिमम वैल्यू एट ए बी, मिनिमम वैल्यू एट ए बी। और अगर एफ ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने के लिए ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था फॉर द फंक्शंस विद मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। अब हमने ये पढ़ना है कि एक फंक्शन अगर आपके पास गिवन है, इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करें, लेकिन इस पर कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, कोई ना कोई कंस्ट्रेंट्स इस पर हैं। उसकी कंस्ट्रेंट्स वाली जो तो आइडिया है वो पहले आप समझें। सपोज कर लेते हैं कि इस कंस्ट्रेंट वाला कोई कंसेप्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना कर बताता हूँ। सपोज कि दिस इज द ओरिजिन इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हमारे पास कोई ना कोई एक कर्व की इक्वेशन गिवन है सपोज, और कहा जाए कि इस कर्व पर की बाउंड्री पर कोई एक या दो या तीन पॉइंट्स ऐसे फाइंड करें जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करने से ये डिस्टेंस मिनिमम हो। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व, यानी ये जो गिवन कर्व है उसके ऊपर जो पॉइंट्स आप ऐसे फाइंड करें जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से मिनिमम हो। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आप इजीली, यानी अगर सपोज करें कि ये वाला पॉइंट है आपके पास x, y, तो ये इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट की इन्वॉल्वमेंट से कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए हम स्क्वायर रूट को खत्म करके डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये चूंकि एक्सप्रेशन है ना एक्स और वाई में, तो इसको हम नाम दे देते हैं दिस इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि मिनिमम डिस्टेंस आपने, यानी ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करें तो वो मिनिमम हो। इसका मतलब है आप बेसिकली ये वाला फंक्शन है जिसको आप मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन की मिनिमाइज करने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं ओरिजिन से और जिसकी मदद से फंक्शन बन रहा है एफ, ये जो पॉइंट्स हैं ये होने चाहिए सिर्फ इस कर्व के ऊपर लाई करने चाहिए। इस कर्व की इक्वेशन जो भी हो हमें उसे कंसिडर नहीं है, वो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी। इसका मतलब है ये जो कर्व है ये गिवन फंक्शन के लिए एक कंस्ट्रेंट है, इसलिए जो कंस्ट्रेंट फंक्शंस होंगे उसको हमने वर्किंग में जी ऑफ एक्स वाई से डिनोट करना है, और जिन फंक्शंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा उनको हमने एफ ऑफ एक्स वाई से डिनोट करना है। तो ये एक थोड़ा सा आइडिया था कि कंस्ट्रेंट फंक्शंस कौन से होते हैं, यानी कि कंस्ट्रेंट फंक्शंस की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए जो प्रोसीजर हमने प्रीवियस पढ़ा था वो प्रोसीजर एज इट इज यहाँ पर अप्लाई होगा। इसको फाइंड करने के लिए प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है, उसको उस प्रोसीजर को हमने नाम देना है लेग्रांज मल्टीप्लायर। तो ये है जी लेग्रांज मल्टीप्लायर। तो होपफुली आपको अब आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय लेग्रांज मल्टीप्लायर। मींस लेग्रांज मल्टीप्लायर इज द मेथड टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ कंस्ट्रेंट फंक्शंस। ठीक है, होपफुली बहुत आसान वर्डिंग में मैंने आपको बता दिया कि लेग्रांज मल्टीप्लायर है क्या। कि simple is to find any simple this is this method which is used to find extreme values of some particular constrained functions। वही अभी जो मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया था उसी तरह की एग्जांपल आप ये देखेंगे। मेथड पहले मैं आपको बताता हूँ है क्या। अच्छा, इसमें जो मेथड हमने अप्लाई करना है मेथड ऑफ लेग्रांज मल्टीप्लायर, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पहले आप देख लें कि वो मेथड बेसिकली कहता क्या है और उसको अप्लाई हमने कैसे करना है। जी बेटा, अब इसके लिए ये वैसे तो सिंपल फॉर्म दी हुई है लेकिन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। You use the method of Lagrange multiplier in previous example. The method says that extreme values of the function whose variables are subject to the some constraint g of x y z equal to 0 are to be found out on the surface at the points where this is the condition. अब ये जो कंडीशन है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक डायग्राम आपके सामने मैं रखता हूँ, और होपफुली उस डायग्राम की बेस पर आपको कम से कम आइडिया क्लियर हो जाएगा कि लेग्रांज मल्टीप्लायर में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनका मकसद है क्या, या किस तरह वो स्टेप्स हमने उसका कंसेप्ट बना के हमने ऐसे करना।
जैसे ये एग्जांपल है, इसी भी उसी तरह के क्वेश्चन, उसी तरह की एग्जांपल है। यानी कि जो मैं अभी अब डायग्राम बनाई थी ना, ये वाली जो डायग्राम है, अभी ये वाली डायग्राम जो बनाई थी, सेम उसी तरह की ही कॉन्सेप्ट है। यानी कि ये एक कंस्ट्रेंट है और इस कंस्ट्रेंट की बाउंड्री में या नियर बाय एक फंक्शन जी जनरेट हो गया। अब ये इसी तरह का कंसेप्ट हम यहाँ देखते हैं यहाँ कैसे बनेगा। अच्छा बेटा, अभी ये गौर से देखिएगा, ये जो दरमियान में एक कर्व आपको नजर आ रही है, ये है एलिप्स। ठीक है, एलिप्टिकल एक कर्व है और बाकी इसकी सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा कर्व्स की इक्वेशंस हैं। सब कर्व्स की इक्वेशंस को हम नॉर्मली ये जो हाइपरबोलास है ना, आपको शायद याद होगा, मैंने एक पर्टिकुलरली नाम लिया था, हाइपरबोला विद फोकल एक्सिस एज लाइन द y इक्वल टू x। वो उसी तरह की इक्वेशन, यानी कि इस तरह की कर्व्स की इक्वेशन होती है एक्स वाई इक्वल टू 2 या एक्स वाई इक्वल टू -2। इस तरह की काफी ज्यादा कर्व्स हैं। इन इतनी ज्यादा कर्व्स में से वो कर्व फाइंड करें, वो कर्व फाइंड करें जिसके लिए, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इन कर्व्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास, हमने ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि सिर्फ इलिप्स की बाउंड्री अप्लाई कर रहे हो। यानी कि ये भी कर्व पॉसिबल थी, लेकिन इस कर्व कोई भी पॉइंट बाउंड्री इस एलिप्स पे लाई नहीं कर रहा। ये वाली कर्व भी पॉसिबल है लेकिन इसका भी पॉइंट एग्जैक्टली एक नहीं है, दो हैं, लेकिन वो बाउंड्री पे नहीं है, इसके अंदर वाले पॉइंट पे आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। इसलिए सिर्फ ये चार ऑप्शन हैं, एक ये वाली कर्व, एक ये वाली कर्व, और एक ये वाली कर्व, और एक ये वाली कर्व, और एक ये वाली कर्व। बेसिकली ये जो कर्व्स हैं ये फंक्शंस हैं जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है, और ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि इस इलिप्स पे भी लाई कर रहे हो। यानी कि हम इस कर्व की एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते अंडर द कंस्ट्रेंट ऑफ इलिप्स, हम इस कर्व की एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अंडर द कंस्ट्रेंट नोन एज इलिप्स। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, इस कर्व के लिए अगर ये कंस्ट्रेंट है इलिप्स, तो आपने इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। वो पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होंगे, ये देखें, ये वाले पॉइंट्स वो खास ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर इस फंक्शन की ग्रेडियंट और ये जो कंस्ट्रेंट है, इनका ग्रेडियंट वो सेम डायरेक्शन में होंगे। यानी लेग्रांज मल्टीप्लायर में सबसे पहला पॉइंट ये है कि दोनों फंक्शंस इन एफ और जी, दोनों के कंस्ट्रेंट्स एक ही डायरेक्शन में होंगे। यानी कि दो वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होता ना, इसलिए ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ जी। तो यही रिक्वायरमेंट है लेग्रांज मल्टीप्लाई की, कि लेग्रांज मल्टीप्लाई में दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो ये कि जो एफ होगा फंक्शन में जिसको मैक्सिमाइज करेंगे, या और जो जी जो कंस्ट्रेंट होगा, उन दोनों के ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल होंगे। यानी कि ये एक पैरेलल वेक्टर, एक हम फिक्स यूज करेंगे यहाँ लैम्डा। ठीक है, ये पहली कंडीशन ये है लेग्रांज मल्टीप्लाई की, कि लेग्रांज मल्टीप्लाई मेथड ये कहता है कि इस तरह के फंक्शंस की एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम दोनों फंक्शंस एफ और जी दोनों के ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, और इन ग्रेडियंट्स में एक खासियत ये होगी बाय मेथड ऑफ लेग्रांज मल्टीप्लाई कि वो दोनों ग्रेडियंट्स होंगे पैरेलल। मींस कि एक ग्रेडियंट दूसरे का मल्टीपल होगा, उस मल्टीपल को हम लैम्डा से नोट करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये होगी, ये देखें, दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट है, बेसिकली ये पॉइंट हमने तो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है ना इस फंक्शन की, तो ये जो एक्स वाई वाला, एक्स वाई इक्वल टू 2, यानी ये एफ का जो पॉइंट है वो पॉइंट लाजमी इस इलिप्स यानी इस कंस्ट्रेंट पे लाई करना चाहिए। इसलिए इसका जो ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर दोनों ग्रेडियंट्स पैरेलल हैं, वही पॉइंट अगर इसकी इक्वेशन में पुट करें तो आंसर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन है, वो ये कंडीशन है ये वाली, कि जो आप एक्स वाई जेड फाइंड करेंगे पॉइंट, उस पॉइंट को अगर आप जी यानी कंस्ट्रेंट में पुट करें तो आंसर 0 आना चाहिए, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये दो इक्वेशंस हैं, मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर दी लेग्रांज मल्टीप्लाई मेथड। बस ये आप याद रखें कि जब भी लेग्रांज मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करना हो फॉर फाइंडिंग द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, इट मींस हमने एक्स वाई जेड यानी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और लैम्डा फाइंड करना है, सच दैट कि ये दो कंडीशंस एट द सेम टाइम ट्रू हो रही हो। बस ये दो कंडीशंस हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चंस फॉर्मेशन काफी आसान सी है।
तो अब हम क्वेश्चन की फॉर्मेशन देखते हैं जी बेटा। अब ये एक्सरसाइज 14.8 को थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। ये एग्जांपल्स हैं, आसान सी हैं, आप खुद ट्राई करें। अच्छा, एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें से दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी रिटन फॉर्म आपके सामने है, उसको आप देख लेंगे खुद ही, होपफुली कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, जैसे अभी देखें, ये पहले 5-6 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स में से सबसे आसान सा पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद मैं 1 या 2 करता हूँ। जो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, अभी जो मैंने डायग्राम बनाई थी ना व्हाइट बोर्ड पे, कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द लाइन, यानी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें, ऐसी मैक्सिमम वैल्यू जो कि इस लाइन पे भी लाई करे। ठीक है जी, लाइन पे भी लाई करे, तो इसका मतलब है ये जो लाइन है ये कंस्ट्रेंट है और ये फंक्शन है। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस में जो स्टार्टिंग है, ये जो वर्किंग आपने स्टार्ट करनी है, उसके लिए एक ही पैटर्न आप रूटीन में रखें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपको शो कराता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 या 1 आपको शो कराऊंगा। तो ये 1 में थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा है, तो ये लिखने में मैं थोड़ा सा आगे पीछे ये लाइनें हो रही हैं ऊपर नीचे, तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा खुद से जी बेटा। अब ये देखें कि एक मिनट, ये ऊपर से लिखिए जी बेटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट अभी मैंने दिखा दी थी, और क्वेश्चन का सोल्यूशन जिस तरह आपने स्टार्ट करना है वो आप पहले देख लें। ये है जी फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करना है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यूज जो भी फाइंड करेंगे वो इस लाइन के ऊपर लाजमी लाई करनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आप स्टार्ट करेंगे, तो आप इस तरह स्टार्ट में लिखते हैं, वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, यानी कि जो एक्स वाई वाली टर्म या कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड पे शिफ्ट करते हैं उसको सारे को नाम देते हैं जी, तो जी इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस में इस तरह वर्डिंग लिखे हैं। टू डू सो, यानी ये जो स्टेप हमने करना है, टू डू सो वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड लैम्डा फॉर विच, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई इन्वॉल्व है, जेड नहीं इन्वॉल्व। अगर जेड होता तो आप यहाँ जेड भी लिख देते हैं। एक्स वाई एंड लैम्डा सच दैट, वो जो लेग्रांज मल्टीप्लायर की दो कंडीशंस है ना, कि एफ का ग्रेडियंट हो लैम्डा टाइम्स जी का ग्रेडियंट, और ये जो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे वो स्पेसिफिकली कंस्ट्रेंट पे लाई करनी चाहिए, यानी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें तो आंसर 0 आना चाहिए। नहीं, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन आप यहाँ लिखते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 एट अ टाइम ये ट्रू होना चाहिए। अगर आप इस पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करके कोई एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें, तो वो एक्स और वाई की वैल्यूज अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करे ना, तो वो एक्स और वाई यानी वो पॉइंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमने इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, और उन एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए ज़रूरी है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अगर आप इनको सॉल्व करें, अच्छा ये गौर से सुनिएगा, अगर आप पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करें तो पॉसिबल है कि आपको सिंपल वे में आप एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, और उसको फिर वेरीफाई करेंगे। लेकिन अगर एक्स और वाई की वैल्यूज थोड़ी मुश्किल हो, तो लैम्डा की फॉर्म में आ जाए या एक्स वाई की फॉर्म में आ जाए, तो एक्स और वाई की फॉर्म जो भी आएगी वो आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे, तो आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाएगा। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद, इस स्टेप के बाद फर्स्ट इक्वेशन में आपने एफ का ग्रेडियंट और जी का ग्रेडियंट फाइंड करके इसमें वैल्यूज पुट करनी है। एफ का ग्रेडियंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, एफ का ग्रेडियंट फाइंड करने का ये वाला फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ वाई जे। एफ ऑफ एक्स फाइंड करने का आपको भी पता है, कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। एफ ऑफ वाई फाइंड करने का आपको कंसेप्ट क्लियर है कि कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट। तो ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर देंगे ग्रेडियंट ऑफ एफ में, और इसी तरह जी का ग्रेडियंट फाइंड करें, ठीक है, 1 आई प्लस 3 जे। और फिर आपने एफ का ग्रेडियंट, जी का ग्रेडियंट दोनों आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि लैम्डा की वैल्यू आ जाए या एक्स वाई की वैल्यूज आ जाए जी बेटा। अब ये जब आप वैल्यूज पुट करेंगे 1 में, तो ये एफ का ग्रेडियंट था और लैम्डा टाइम्स ये है जी का ग्रेडियंट। तो ये देखें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक वेक्टर है आई और जे की फॉर्म, राइट हैंड साइड पे भी एक वेक्टर है आई और जे की फॉर्म। दो वेक्टर्स जब इक्वल हों, इट मीन्स कि उनकी करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हैं, यानी कि आई कंपोनेंट है -2x, राइट हैंड साइड पे आई कंपोनेंट है लैम्डा, तो ये बराबर होंगे। इसी तरह जे कंपोनेंट -2y इक्वल टू है 3 लैम्डा। तो यहाँ से दोनों में लैम्डा की फॉर्म इन्वॉल्व है, तो आप x की वैल्यू भी लैम्डा की फॉर्म में फाइंड कर लें, y की वैल्यू भी लैम्डा की फॉर्म में फाइंड कर लें। तो अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में से x और y की वैल्यूज आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि आपके पास लैम्डा की वैल्यू भी आ जाए। बेसिकली तो हमने एक्स और वाई फाइंड करना है ना, लेकिन एक्स और वाई का प्रॉब्लम ये आ गया कि दोनों में लैम्डा
हम फाइंड नहीं कर पाए, दोनों में इन्वॉल्व है लैम्डा। अब आप क्या करेंगे, इस x और y की वैल्यूज दोनों को पुट कर देंगे ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि आपके पास लैम्डा आ जाए। उस लैम्डा को जब फाइंड करेंगे तो दोबारा 3 और 4 में पुट करने से आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएगी। देखें यहाँ से x और y की वैल्यूज पुट की हैं इक्वेशन नंबर 2 में, और इनसे आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। फिर इस लैम्डा की वैल्यू को 3 और 4 में पुट करेंगे तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएगी। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा आपके पास। ये गलती से मैंने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ मानना है। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास क्लियर हो गया कि f जो है, अच्छा अब जहाँ यहाँ देखें, यहाँ हमने डायरेक्टली क्यों कह दिया कि दिस इज एक्सट्रीम वैल्यू, क्योंकि ये जो x और y की वैल्यूज हमने पुट की थी सेकंड इक्वेशन में, उसमें से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके दोबारा हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली। यानी कि ये जो x और y की वैल्यूज हैं ये कंफर्म है, आप पुट भी करके देख लें इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो रही है। अगर 1-3 पॉइंट ऐसा होता जिसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देख लेते, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये वाला पॉइंट एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होना था। ठीक है, इस पॉइंट पे फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू एक्सटेंड नहीं कर सकती। अब ओवरऑल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पॉइंट को अगेन आप फंक्शन में पुट कर देंगे तो वो रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह पे करनी है। जी बेटा, अब ये है दिस स्टेटमेंट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एलिप्स, यानी ये कर्व आपके पास एलिप्स, और वेयर दिस फंक्शन एज इट्स एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी कि एलिप्स के ऊपर वो पॉइंट्स फाइंड करें जिसके लिए ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये है कंस्ट्रेंट एलिप्स और ये है फंक्शन, तो वही वर्डिंग आपने स्टार्ट करनी है। फिर हेयर फंक्शन f is this, g is this, we want to find extreme values of the function f subject to the constraint, or to do so we find the values of the x, y and lambdas for which this equation number 1 and equation number 2 are satisfied। equation number 2 में g की वैल्यू यहाँ पुट करके उसको नाम दे दीजिएगा 2 का। अब 1 को पहले सॉल्व करें, यानी f का ग्रेडियंट फाइंड करें, फिर g का ग्रेडियंट फाइंड करें, दोनों को इक्वेशन नंबर 1, यानी वर्किंग सारी एक जैसी है। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे, f का ग्रेडियंट एक वेक्टर इक्वल्स लैम्डा टाइम्स g का ग्रेडियंट मींस दिस इज आल्सो वेक्टर। तो दो वेक्टर्स अगर इक्वल हों इट मींस कि दोनों के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, यानी कि पहले का i कंपोनेंट इक्वल होगा दूसरे के i कंपोनेंट के, इसका i कंपोनेंट होगा 2 लैम्डा इंटू x। ठीक है, इसी तरह x इक्वल टू 4 लैम्डा इंटू वाई। अब देखें यहाँ पर आ गया है y की वैल्यू में x और x की वैल्यू में भी y। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में y की वैल्यू में खाली लैम्डा था, x नहीं था, और x की वैल्यू में खाली लैम्डा था, y नहीं था। इसलिए इन x और y की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इस y की वैल्यू को या तो 4 में पुट करते हैं या x की वैल्यू को 3 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये किया, इक्वेशन नंबर 4 में y की वैल्यू 3 में से पुट कर दी। तो जब ये पुट की तो हमारे पास ये दो ऑप्शन आई हैं, x इंटू 1 माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर। अच्छा, ये दो टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इट मीन्स कि यहाँ तो फर्स्ट टर्म 0 है, यानी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 अगर आ रहा है, इट मीन्स आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड टर्म इज 0। जी बेटा, अगर ये फर्स्ट टर्म अगर 0 चूज कर लेते हैं, x इक्वल टू 0, तो देखें इन इन दोनों में से अगर आप x को यहाँ पुट कर देते हैं 0 तो आपका y भी 0 आएगा ना। ठीक है, बेशक यहाँ x को 0 पुट करें तो y 0 आएगा। अच्छा, 0 पॉइंट आया, हमने पहले चेक करना है कि ये इसको सॉल्व करके जो पॉइंट आ रहा है वो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप देखें g ऑफ x y की वैल्यू ऊपर गिवन थी ये वाली, अगर आप x को 0 और y को 0 पुट करें तो आपको पास आंसर आएगा -1, 0 नहीं आ रहा, यानी -1 इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो 0 पॉइंट है ये कंट्राडिक्शन है, ये इंक्लूड नहीं हम करेंगे। जी ये देखें, if x is 0 then y becomes 0, but 0 is not the point in the ellipse, means कि the ellipse की इक्वेशन है यानी कंस्ट्रेंट, इसमें अगर आप x और y की 0 वैल्यूज पुट करेंगे 0 तो इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी 0 इक्वल टू 1 ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है ये पॉइंट नहीं है रिक्वायर्ड पॉइंट। इसका मतलब ये होगा, ये 0 पॉइंट कब आया था, जब हमने x इक्वल टू 0 चूज किया था। इसका मतलब है ये दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा कि x तो 0 है ही नहीं,
सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि 1 माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर 0 आ जाए, जिससे आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये लैम्डा की वैल्यू को बारी-बारी आप पुट करेंगे। हाँ जी, ये बताइए ऊपर जो इक्वेशन नंबर 4 3 थी ना, 4 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू में y खाली रह जाएगा, लैम्डा खत्म हो गया। और इसी तरह इक्वेशन नंबर अच्छा उन दोनों में से किसी एक में पुट करके देख लें तो आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू के दरमियान ये रिलेशनशिप आ जाएगा। अब इस x और y में जो रिलेशनशिप है वो इक्वेशन नंबर 2 जो ऊपर कंस्ट्रेंट था ना उसमें पुट करना पड़ेगा हमें। अब इसके बाद फर्दर सिम्प्लीफाई नहीं ना कर सकते, इसलिए हमें पुट ही करना पड़ेगा g में। तो जी में जब आप x की वैल्यू पुट कर देंगे y की फॉर्म में तो यहाँ से y आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करने के बाद यानी कि वो स्क्वायर है तो प्लस माइनस है आंसर आएगा। और इस y की वैल्यू को दोबारा इस x में पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x और y की ये दो वैल्यूज आ रही है, यानी y को पहले अगर आप पॉजिटिव 1/2 चूज करें फिर आप देख लें यानी 1/2 तो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस। इसी तरह y की वैल्यू को माइनस 1/2 चूज करेंगे तो अगेन x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू पॉजिटिव हो तब भी x प्लस माइनस 2, y की अगर वैल्यू नेगेटिव हो तब भी x जो है वो प्लस माइनस 2 ही आ रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं रिक्वायर्ड। हेंस एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f ऑन द एलिप्स आर, यानी कि फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है एक्सट्रीम। पहले आप ये वाला पॉइंट पुट करके देखें फिर ये वाला पॉइंट पुट करके देखें तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं। ये है जी रिक्वायर्ड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो बाकी क्वेश्चंस भी इसी पैटर्न में ही हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप ट्राई करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट मैंने पहले भी आपको बता दिया था, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व नियरेस्ट टू द ओरिजिन, वही जो सबसे पहले मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाया था। तो ये आपको कंप्लीटली इस तरह का क्वेश्चन भी आ गया। ये टोटली क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के सारे एक जैसे ही हैं। ये आप वर्डिंग इसकी देख लीजिएगा, हैंड रिटन नोट्स हैं, थोड़ा सॉरी वो लाइट हैं, प्रॉपरली वो नहीं कॉपी किए कि मैंने, पर जितना हो सके आप करिएगा। एक्सरसाइज के एटलीस्ट आप 8 क्वेश्चंस तक कर लें, क्योंकि जो 8 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं उनमें फार्मूलाज यानी कि फाइंड वॉल्यूम या एरिया का फार्मूला का कंसेप्ट आपको फार्मूलाज याद होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन की फॉर्म में से एफ और जी बना सकते हैं। जब एफ और जी बन जाएंगे तो बाकी वर्किंग सेम पहले 8 क्वेश्चंस की तरह ही है। ठीक है बेटा, अब ये आप क्वेश्चंस ट्राई करें, होपफुली नेक्स्ट क्लास में फिर हम फर्दर इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है और